नमस्कार, दो समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्ष में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आज 6 लाख से पार, ठीक होने की दर 63.25% हुई। जायडस कैडिला ने कोविड-19 की संभावित वैक्सीन ज़ायकोव-डी का मानव पर परीक्षण शुरू किया। बिहार में कोविड-19 के मामले में वृद्धि को देखते हुए आज से 16 दिन का लॉकडाउन। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। श्री मोदी के साथ साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश भी उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। इस उच्च स्तरीय सत्र में सरकार, निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी और बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस वर्ष के उच्च स्तरीय सत्र का विषय है कोविड-19 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर इससे अपेक्षा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस सत्र में बहुपक्षवाद को स्वरूप प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के बारे में तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य चुने जाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत यूरोपीय संघ की कल 15वीं शिखर बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की आर्थिक पुनर्निर्माण और मानवता केंद्रित वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी भागीदारी विश्व में शांति और स्थिरता के लिए उपयोगी है। एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा एजेंडा तैयार किया जाना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा में लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने यूरोप को भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के प्रयासों में निवेश और प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों के स्वास्थ्य और समृद्धि को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी संकट के समय भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कोविड-19 के कारण हमें मार्च में इंडिया ईयू समिट स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी कंपनियों और ऋणदाताओं से भारत में विकास के अधिक से अधिक अवसरों का लाभ लेने के उद्देश्य से यहां निवेश करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 5 वर्ष में तेल और गैस की खोज में 118 अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। श्री प्रधान ने अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्रोइलेटलेट के साथ उद्योग स्तर की वार्ता की अध्यक्षता की, जिसका आयोजन अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने किया था। उन्होंने अमेरिका भारत रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी द्वारा अलग से आयोजित बैठक की भी अध्यक्षता की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्षों में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। वर्ष 2030 तक ये विश्व का पहला सबसे बड़ा स्वच्छ रेलवे बन जाएगा। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत, अक्षय ऊर्जा और विनिर्माण विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और उद्योग जगत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की अवधारणा को बढ़ावा दिया है और भारत अंतर्राष्ट्रीय अक्षय समुदाय का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के लिए लाभदायक होने के साथ ही आर्थिक रूप से देश के लिए लाभदायक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,12,815 हो गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 63.25% हो गई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,783 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,31,146 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के कुल 32,695 नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में इस महामारी के फैलने के बाद एक दिन में यह सबसे बड़ी संक्रमित संख्या है। पिछले 24 घंटों में 606 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब तक कुल 24,915 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक है, जहां 71% से अधिक लोग स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की संख्या अन्य राज्यों से अधिक है। इसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 3,26,682 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,27,39,490 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कुल 1,234 प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच का काम चल रहा है, जिनमें 874 सरकारी और 360 निजी प्रयोगशालाएं हैं। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कोविड-19 के टीके जाइकोव डी का मनुष्य पर प्रयोग शुरू कर दिया है। प्लाज्मा आधारित DNA टीका जाइकोव डी का नमूना तैयार करने और इसे विकसित करने का काम जायडस कैडिला ने किया है। इसमें प्रौद्योगिकी विभाग ने आंशिक रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित टीके कोवैक्सीन के बाद ये दूसरा टीका है जिसके प्रयोग की अनुमति केंद्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान द्वारा दी गई है। प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और BIRAC के अध्यक्ष डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जायडस कैडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी टीका और उसका मानव पर प्रयोग आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मील का पत्थर है। डॉक्टर स्वरूप ने कहा कि जायडस कंपनी के साथ इस भागीदारी से कोविड-19 के निदान के लिए टीके की जरूरत पूरी हो सकेगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जायडस कैडिला कंपनी के अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा ये टीका विकसित किया गया है। गुजरात सरकार ने कोविड-19 की परीक्षण नीति में संशोधन किया है।
नई नीति के अनुसार कोरोना वायरस की जांच एमबीबीएस डॉक्टर के लिखने पर ही की जा सकती है। पहले एमडी चिकित्सक की सिफारिश पर ही कोविड-19 की जांच होती थी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल गांधीनगर में इसकी जानकारी दी। इससे ग्रामीणों को लाभ होगा, जहां एमडी डॉक्टरों की तुलना में एमबीबीएस डॉक्टर बड़ी संख्या में हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को बिना किसी सिफारिश के कोविड-19 के परीक्षण की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कीमोथेरेपी या विकिरण चिकित्सा से गुजरने वाले कैंसर रोगियों को भी अधिकारियों की स्वीकृति के बिना कोविड-19 परीक्षण करवाने की अनुमति दी गई है। हालांकि जिनमें कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है, वो लोग अगर कोविड-19 की जाँच करवाना चाहते हैं तो उन्हें मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी या चिकित्सा अधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में नासिक जिले में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप सेवा की शुरुआत की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेवा के अंतर्गत 556 टीम बनाई गई हैं, जो घर घर जाकर संदिग्धों की पहचान करेंगी। प्रशासन ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दलों को जिले के विभिन्न भागों में जैसे त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, कलवान, पेट आदि गांवों में संदिग्ध कोविड पॉजिटिव रोगियों के निवास पर जाने का काम सौंपा है। नासिक में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 15 तालुका प्रभावित हुए हैं। आज तक जिले में कोरोना संक्रमण के लगभग 2279 सक्रिय मामले हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से आपके द्वार पर स्वास्थ्य सेवा, यह एक अनूठी सेवा संकल्पना चलाई जा रही है। इसमें चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता नागरिकों के निवास पर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण के साथ न केवल संदिग्ध कोविड मरीज का बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों की भी स्वास्थ्य संबंधी जांच करते हैं। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर में नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी भवन का उद्घाटन किया। ये देश का पहला सरकारी अस्पताल है जहां ये पूरी इमारत बुजुर्गों के लिए और फिजियोथेरेपी सेवा के लिए समर्पित है। नए ओपीडी भवन में 18 विभाग हैं, जिनमें से 16 नैदानिक और 2 जांच विभाग हैं। इसमें 270 परामर्श कक्ष के साथ साथ 50 उपचार और प्रक्रिया कक्ष तथा 13 लघु ऑपरेशन थिएटर हैं। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विश्व के अन्य देशों से ज्यादा बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामले में बेहतरी हुई है। स्वस्थ होने की दर 63.25% तक पहुंच गई है और मृतकों की दर 2.57% है। आज हमारा फर्टिलिटी रेट 2.57 हो गया, रिकवरी रेट 63.25 हो गया। रोज शाम को हम 7 बजे देखते हैं कि कितने लोग देश में वेंटिलेटर पे थे, ऑक्सीजन पे थे या आईसीयू में थे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से लखनऊ, कानपुर, अमरोहा और झांसी पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इन शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने बताया कि प्रदेश में अब तक 12 लाख लोगों के नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 6 लाख लोगों के नमूनों की जांच में जहां 4 महीने का वक्त लगा, वहीं अगले 6 लाख नमूनों की जांच पिछले 20 दिनों में ही की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित मानक से भी ज्यादा नमूनों की जांच की है। प्रदेश में मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की दर अभी भी 4% से कम है। इस समय प्रदेश में 14,628 कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीज हैं, वहीं 25,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। राज्य के 17 मंडलों में शुरू किया गया स्वास्थ्य परीक्षण का अभियान कल खत्म हो गया और इस दौरान स्वास्थ्य टीमों द्वारा 18 करोड़ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के 1,647 मरीज सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 1,16,993 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना से 41 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,463 लोग ठीक भी हुए हैं। 17,807 रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 95,699 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 638 नए मामले आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 19,643 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 682 हो गई है। पुद्दुचेरी में कोविड-19 के कुल 1,743 मामले हैं। इनमें से 947 लोग स्वस्थ हो गए हैं, 22 की मौत हो गई है और 774 रोगियों को इलाज चल रहा है। राज्य में 128 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजीव गांधी महिला और बाल चिकित्सालय से 58 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। त्रिपुरा में कल राजधानी अगरतला में कोविड-19 से संक्रमित एक और मरीज ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में 98 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक राज्य में 2,213 लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 1,602 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 669 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 73.82% और मृत्यु दर 0.09% है। राज्य सरकार ने संक्रमण के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए दैनिक आधार पर कम से कम 7,000 कोविड-19 परीक्षण किए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्षों में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आज 6 लाख से पार। ठीक होने की दर 63.25% हुई। जायडस कैडिला ने कोविड-19 की संभावित वैक्सीन जाइकोव-डी का मानव पर परीक्षण शुरू किया। बिहार में कोविड-19 के मामले में वृद्धि को देखते हुए आज से 16 दिन का लॉकडाउन। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। बिहार में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आज से 31 जुलाई तक 16 दिन के लिए लॉकडाउन लागू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने पिछले 3 सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लॉकडाउन का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद हैं। इसी तरह सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। राशन, दूध, सब्जी, फल और मीट मछली की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे और दोपहर बाद 4 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सार्वजनिक बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। निजी गाड़ियों का इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। रेल और हवाई सेवा को लॉकडाउन से छूट मिली हुई है। निर्माण और कृषि संबंधी गतिविधियों को अनुमति दी गई है और इससे संबंधित दुकानें खुली हुई हैं। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 20,173 हो गई है, जबकि 13,533 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 6,482 लोगों का इलाज चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 67% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग आमिर सुबहानी और एक पुलिस महानिरीक्षक तथा एक पुलिस उप महानिरीक्षक के कोरोना संक्रमित होने की खबर है। इनके अलावा 296 पुलिसकर्मी और राजभवन के 20 सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल सहित पार्टी के 25 पदाधिकारियों के कोरोना संक्रमित होने के कारण पटना स्थित प्रदेश कार्यालय को बंद कर दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोविड-19 के बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने आज बेंगलुरु विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर छात्रावास का दौरा किया, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों को रखने के लिए 510 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला छात्रावासों में भी 500 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने प्लाज्मा दान करने वाले लोगों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड के मरीजों को ठीक करने में प्रभावी बताते हुए कहा कि राज्य में कोविड से ठीक हुए 17,000 से अधिक लोगों को अपने प्लाज्मा का दान करने के लिए
आगे आना चाहिए। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 72 वर्ष की थीं। 1972 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती नीला को कोविड-19 की पुष्टि के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा मिलने से मुकदमे दायर करना आसान हो गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 640 अधिवक्ताओं ने शीर्ष न्यायालय में ई फाइलिंग के जरिए मुकदमे पंजीकृत कराए हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि ये न्यायिक प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ता कदम है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने की सलाह दी। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. एम्स के ही डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण का प्रसार एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से होता है जिसने विदेश यात्रा की हो या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। सबसे ज्यादा मायने वाली चीज ये रखती है कि हम कोविड-19 की सस्पिशन उस पर ज्यादा डिपेंड करेंगे अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसेस थे, एंडेमिक एरिया था, या फिर उनका ऐसे कांटेक्ट हुआ किसी पेशेंट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था या सस्पेक्ट था, या फिर ऐसे पेशेंट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है या सस्पेक्ट है। तो अगर ये हिस्ट्री पॉजिटिव है और साथ में सिम्टम्स भी हैं तो उसमें चांसेस कोविड-19 के होने के रहते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे। उनके साथ सेना प्रमुख MM नरवणे भी होंगे। इस यात्रा के दौरान वे पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रक्षा मंत्री के साथ उत्तरी सेना के कमांडर सहित कई वरिष्ठ रक्षा अधिकारी भी होंगे। चीनी घुसपैठ के बाद रक्षा मंत्री की ये लद्दाख की पहली यात्रा है। श्री सिंह अटल दर्रा भी जाएंगे। राजस्थान में बागी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा द्वारा जारी नोटिस को राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायालय आज ही इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। सचिन पायलट सहित 19 बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा को की गई सिफारिश के संबंध में विधानसभा सचिव ने इन विधायकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में इन विधायकों से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा गया है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इन विधायकों की सदस्यता समाप्त किए जाने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपरी इलाके बागोड़ी रेंज में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से वहां का दौरा किया। उद्यान का 90% हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब गया है। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में शरण लिए हुए बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस बीच राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। बाढ़ के कारण आज 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। राज्य के 26 जिलों में 3000 से भी अधिक गांव और 36 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में
आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 तथा अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर चेन्नई में तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। शहर में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में बादल छाए रहेंगे, बारिश और आंधी आने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। वर्षा और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। गिलगित में पारा न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बादल छाए रहने और कहीं कहीं वर्षा और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आमतौर से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम 29 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। बेंगलुरु में तापमान 21 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अहमदाबाद में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भोपाल में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 24 डिग्री और 33 डिग्री के बीच रहेगा। पटना में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार वर्षा की भी संभावना है। तापमान 27 डिग्री और 34 डिग्री के बीच रहेगा। ये थी आज के मौसम की जानकारी। गुजरात के राजकोट और सौराष्ट्र से सटे इलाकों में आज सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.8 रिकॉर्ड की गई। झटके महसूस होने पर राजकोट में लोग घरों से बाहर आ गए। किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट, अमरेली और सुरेंद्रनगर के जिला कलेक्टरों से फोन पर स्थिति की जानकारी ली। टिड्डी सर्कल कार्यालयों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगभग 1,68,315 हेक्टेयर क्षेत्र में 11 अप्रैल से कल तक टिड्डी नियंत्रण कार्य किया। वर्तमान में स्प्रे उपकरणों से युक्त वाहनों के साथ 79 नियंत्रण दल, केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी, 50 तकनीकी अधिकारी और अनुबंध के आधार पर नियुक्त 22 चालक इस काम में लगे हैं। 15 नए उल्वामास्ट स्प्रेयर ब्रिटेन से भारत पहुंच चुके हैं। 15 ड्रोन के साथ 5 आंतरिक कंपनियों को भी कीटनाशकों के छिड़काव से लंबे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। तमिलनाडु में आज राज्य परीक्षा बोर्ड ने 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इसमें लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। 94.8% लड़कियां और 89.41% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। राज्य के 7,127 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 2,120 विद्यालयों में 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ही पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा होने को देखते हुए ही परीक्षाएं रद्द की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियादास जी स्वामी श्री महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आचार्य असीम ज्ञान के धनी थे। सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रेल का अगले 3.5 वर्ष में पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा आज 6 लाख से पार। ठीक होने की दर 63.25% हुई। जायडस कैडिला ने कोविड-19 की संभावित वैक्सीन ज़ायकोव-डी का मानव पर परीक्षण शुरू किया।
बिहार में कोविड-19 के मामले में वृद्धि को देखते हुए आज से 16 दिन का लॉकडाउन। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।